गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपको बीए थर्ड ईयर की क्लास में हाइपोथेसिस और इसके स्रोत बताएंगे बच्चों। सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस बताने वाले हैं। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना और प्राकल्पना दोनों एक ही नाम है बच्चों। बनाते समय हमें स्रोत कौन कौन से ध्यान में रखने चाहिए और किन किन स्रोतों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी उपकल्पना कैसी हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको उपकल्पना के बारे में वैसे तो बता रखा है। उपकल्पना का अर्थ, परिभाषा और उपकल्पना के बनाने के कुछ मापदंड वगैरह मैंने आपको बताए हैं। तो इसी कड़ी में आगे है उपकल्पना की कुछ परिभाषाएं बच्चों और उपकल्पना के स्रोत। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, लघु क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि उपकल्पना के प्रमुख स्रोत बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है बच्चों हाइपोथेसिस एंड इट्स सोर्स, मतलब जो उपकल्पना है उसके स्रोत कौन कौन से होंगे। फिर बच्चों इसकी कुछ परिभाषाएँ हैं, जैसे कि बच्चों एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं केरलिंगर के अनुसार। क्या बच्चों? केरलिंगर। इन्होंने बताया है प्राकल्पना अनुमान से कहा गया कथन है जो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है। चर बच्चों दो तरह के होते हैं, मैंने तुम्हें शायद पिछली क्लास में बताया भी है। जैसे कि बच्चों ये 2 है तो ये चर है और 2 क्या हो गया तो अचर हो गया। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने अभी परिभाषा समझी है कि केरलिंगर ने क्या बताई है। प्राकल्पना अनुमान से कहा गया कथन है जो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है। तो एक हम एग्जाम्पल बताएंगे, फिर समझाएंगे आपको कि किस तरह से मतलब दो चरों का संबंध निकाला जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आपको हम स्रोत के साथ साथ उनके एग्जाम्पल सहित बताएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राकल्पना पेपर में बच्चों उपकल्पना भी लिखे आ सकता है। के स्रोत, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम प्राकल्पना को निकालने के स्रोतों की पहचान करते हैं। हमारे भारतीय समाज में, ज़रूरी नहीं है भारतीय समाज हो, अगर हम विदेशों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ की क्या मतलब कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं वो सब जानने के प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला स्रोत है समाज के सांस्कृतिक मूल्य। बच्चों पहला है इसमें समाज के, जैसा कि बच्चों हम लोग क्या है जो अनुसंधान पढ़ रहे हैं वो समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है समाज प्रमुखता से लिया जाएगा। समाज के सांस्कृतिक मूल्य बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं बताना बेटा। सांस्कृतिक मूल्य जैसे बच्चों हमारा रहन सहन, ठीक है, हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा पहनावा, ये सब बच्चों कल्चरल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। आपको बच्चों एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ। क्या करना है आपको, जब भी आप पेपर में लिखें तो जैसे कि आपने ये हेडिंग लिखी तो उसको इंग्लिश में भी लिख दोगे ना, तो आपका क्या है परीक्षा पे जब भी वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो आप टर्मिनोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया करो।
क्योंकि टर्मिनोलॉजी से नंबर अच्छे बन जाते हैं। देखो सीधा सीधा लिख दो, ऐसे तो सबको ही क्या है, आपकी जो कॉपी है वो थोड़ा अलग दिखनी चाहिए, ठीक है। तो कल्चरल वैल्यूज़ के साथ साथ हमने अभी तुम्हें बताया है कि ये भी एक हाइपोथेसिस का अच्छा सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल जानते हैं, आ जाओ बच्चों, उदाहरण देखें बच्चों। वो कैसे, देखो, इस महिला द्वारा विवाह विच्छेद करने के अंतिम विकल्प के रूप में बच्चों तलाक का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भारतीय समाज में सदियों से चला आ रहा है कि जैसे मान लो ब्याह शादी संबंध हो रहे हैं तो एक स्टेज ये भी आती है कि कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि हमें क्या है, उस रिश्ते को तोड़ना एक हमारे पास अंतिम विकल्प बचता है। जब सारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं तो फिर ये सोचा जाता है कि इस परिवार, इस विवाह या ये इस रिश्ते में बने रहने से अच्छा है क्यों ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। बच्चों आजकल भारतीय संविधान में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से शादी के रिश्ते को क्या है बच्चों ख़त्म किया जा सकता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 और 1954 में भी है एक उत्तराधिकार अधिनियम। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी या किसी निजी संबंध या कुछ और बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर संबंध खत्म करने की नौबत आए या कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ समझ नहीं पा रहे कि, या फिर परिवार को लेकर समस्या होती है। आप बच्चों खुद ही देखते हो अपने आस पड़ोस में, कभी किसी को लेकर के झगड़ा हो गया, कभी ये हो गया, कभी कभी नौबत ये आती है सुसाइड वगैरह भी हो जाती है। या कभी कभी घर वाले क्या करते हैं, पर मतलब ससुराल वाले उस पत्नी जो लड़की है जो शादी के रूप में आई है उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। या कुछ घरेलू हिंसा एक्ट भी बनाया बच्चों 2005 में, इसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब बिहार के मैं तो एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, और भी समस्याएं जिनको लेकर समाज में कानूनी प्रावधान के होने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ ही रही हैं दिनों दिन, ठीक है बच्चों। पॉस्को एक्ट है वगैरह, जब भी हम तुम्हें संविधान के प्रावधान पढ़ाएंगे, मतलब दूसरे पेपर में आपको समस्याएं पढ़ाएंगे, समाज की जितनी भी समस्याएं वो दूसरे पेपर में आपको तब हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या है, हम एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, अभी 3 तलाक अधिनियम भी इसी तरह से आया है जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार वगैरह से जुड़ा हुआ। तो क्या है बच्चों, समाज ही स्रोत है, क्योंकि हमारे समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य हैं इनके आधार पर ही तो हम रिसर्च करते हैं। समाज की नब्ज को टटोलने के लिए क्या करते हैं, हम सांस्कृतिक वैल्यूज़ का सहारा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। तुमने देखा है गुरु और शिष्य के बीच में भी बहुत सारी खाई सी बन गई है, क्यों? इसका पीछे तो रिसर्च है, अभी कोई ऐसे नहीं, कोई भी बोलता है कि तकनीकी युग की वजह से भी असर आया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोरल वैल्यूज हमारे समाज में क्या है, इनको डाउन हो रहे हैं, इसलिए भी मतलब टीचर और शिष्य के बीच में क्या है, दूरी बन गई है। कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, तभी इसका सही अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान क्या है बच्चों, हाइपोथेसिस ही है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था, पहले भी क्लास में बताया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों इसमें विगत अनुसंधान। विगत अनुसंधान कहने का मतलब है, अगर हमें कुछ भी जानकारी मिल रही है कि हमारे पहला समाज कैसा होता था, कैसे कैसे संबंध होते थे, तो उसकी जानकारी जब ही हम लोग पा सकते हैं जब हमने पास्ट में कोई रिसर्च किया है। विगत अनुसंधान से मतलब यही है कि पास्ट में क्या है बच्चों, कोई रिसर्च किया है, उसके स्टडी करके ही पता लगाया जा सकता है कि हमारी प्राचीन परंपराएं या मध्यकालीन परंपराएं क्या रही हैं। जैसे कि तुमने देखा हो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास भी हमें हमारी कल्चर और संस्कृति, हमारे सामाजिक ताने बाने के बारे में हमें अच्छे से जानकारी कहाँ से मिलती है, हिस्ट्री से मिलती है कि नहीं। सोशोलॉजी भाई ज़्यादा पुराना विषय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नवीन विषय है, 200 साल लगभग कोई पुराना विषय है। ऐसे ही लोक प्रशासन है, वो भी बहुत, उसका भी कोई मतलब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी नया विषय बना है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, अभी भी रिसर्च और लगातार चल रहा है और विषय वस्तु को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, ये सब चीज़ों से क्या है बच्चों, हमें ये सब जानकारी मिल रही है। तो विगत रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे कि ऐसी सीधी सी बात है, पुराने में ज़माने में कौन कौन सी परंपराएं चल रही थी, चाहे तुम देख लो, शादी ब्याह संस्कृति की ले लो, और आज का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ है कि नहीं।
आज भी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन स्वरूप बदल गया है। ठीक है, आइए और इसमें एक एग्जांपल अगर लें बच्चों तो है छात्र असंतोष की समस्या। उदाहरण में ले लेते हैं, किसी ने रिसर्च किया होगा इस पर। छात्र असंतोष की समस्या बच्चों, वो कैसे? जैसे कि बच्चों छात्र असंतोष आज भी देखा जा सकता है, पुराने ज़माने में भी रही होगी। तुम देखो आजकल क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और आरपीएससी ने भी अपना कुछ एग्ज़ाम, जैसे एसीएफ का एग्ज़ाम है, लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, पुस्तकालय अधीक्षक वगैरह का, तो इनका क्या है बच्चों टाइम टेबल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बोले परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। ऐसे ही बीए थर्ड ईयर, एमए फाइनल वगैरह की परीक्षाओं को लेकर भी। तो ये क्या है, छात्र असंतोष की समस्या जब आती है, जब क्या है उनके अनुकूल या उनको ऐसा लगता है कि हमारा भी कोरोना काल चल रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, ये सब चीज़ का असर भी क्या है छात्र जीवन पे पड़ रहा है। वो कैसे परीक्षा दे पाए, कहीं उनका भविष्य बर्बाद नहीं हो जाए और भविष्य के साथ साथ कहीं मतलब उनको बीमारी नहीं हो जाए। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो इससे अनुमान कैसे लगाया जा सकता है बच्चों? ये अनुमान तभी संभव है जब हमने पास्ट में कोई रिसर्च किया है। हमें यही नहीं पता कि पिछले हमारे काल में और पिछले वर्षों में हमारी क्या समस्याएँ रही हैं। पहले पिछले की जो समस्या रही है उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हम नए समस्याओं की जानकारी की आखिर हमारे देश की चुनौती हैं, हमारे समाज की चुनौती क्या है, हमारी सरकार की चुनौती क्या है। ये तभी संभव है जब हमने पहले वाला स्टडी को पढ़ा है, हमने रिसर्च को, और आगे में उसमें हम अनुसंधान लगातार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अब अभी तो मैंने तुम्हें एक ही एस्पेक्ट बताया है। तो छात्र असंतोष की समस्या और भी हो सकती है। कुछ लोगों की जैसे कि चल रहा है फीस वृद्धि, स्कूल कॉलेज फीस वसूल रहे हैं और वो लोग ये दे रहे हैं कि उनके जो अभिभावक हैं उनकी क्या है आमदनी के स्रोत बंद हो गए हैं, इस बार कोरोना की वजह से रोज़गार छिन गया है। उस कंडीशन में वो फीस भरें हैं नहीं भरें, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें छात्र असंतोष में आई जाएंगी, सीधी सी बात है। तो बच्चों अगर तीसरा अगर हम इसमें बिंदु देखेंगे स्रोत के रूप में, इस पर भी रिसर्च की जा सकती है। जैसे ऐसे रिसर्च की जा सकती है कि वर्तमान समय में अध्यापन या अध्ययन के लिए जो हमारे छात्र हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और सरकार क्या क्या उस समस्याओं का हल निकाल रही है। तो ये सब चीज़ें बच्चों इसके अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वो क्या है, लोक बुद्धिमानी। लोक बुद्धिमानी, इसमें क्या है बच्चों, लोक का मतलब तो फोल्क होता है, आप जानते हो अच्छे से, फोक भी बोलते हैं कुछ लोग। वो एक फोक संस्कृति भी होती है, कल्चर भी होती है, बताएंगे अभी थोड़ी। फोक विजडम, विजडम माने बच्चों ज्ञान, आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। लोक कला संस्कृति नहीं होती है बच्चों, देखो जैसे गोवर्धन पूजा होती है, गणगौर होता है, तीज होता है, गरबा, दुर्गा पूजा भी आने वाली है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक बुद्धिमानी कहते हैं। तो कभी कभी बच्चों इसमें क्या होता है, कभी कभी अनुसंधानकर्ताओं को सामान्य रूप से मामूली विश्वासों से प्राकल्पनाओं पर विचार मिल जाता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं बच्चों इसमें, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, क्या है बच्चों आइए देखते हैं उदाहरण। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों जाति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है कि नहीं? ये भी तो समाज से हमें मिल रहा है, हमारी संस्कृति में। तुमने देखा हो आजकल जैसे कि कोई उच्च कास्ट, उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, या उसके रहन सहन से भी अनुमान लग जाता है, या कभी कभी तुमने देखा हो बोली से भी अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है और उसका व्यवहार इस तरह से होगा। हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन बच्चों ये जो अनुमान होता है वो हमेशा सही नहीं हो सकता। कभी कभी क्या है बच्चों, जो संस्कृति आपको फर्स्ट ईयर में मैंने संस्कृतिकरण पढ़ाया होगा, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ाया होगा, या प्रभु जाति वगैरह पढ़ाया हो, तो हमने बताया होगा संस्कृति में कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति की संस्कृति और सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और बाद में वो उच्च जाति की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो क्या है बच्चों, वही क्या है, संस्कृतिकरण है। तो इसको पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी मतलब एक एवरेज मतलब अनुमान लग जाता है। जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ किसी जाति का, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, कोई ये कहे कि सर तो जातिवाद वगैरह फैला रहा है। ये तो क्या हमारे विषय का हिस्सा है, तो हम तुम्हें बता रहे हैं बहुत सारी जातियों का, उनके नेचर, स्वभाव, बातचीत और
उनके व्यवहार से ये पता लग जाता है कि उनका व्यवहार मतलब कैसा, मतलब पूरा वेशभूषा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लग जाता है। बहुत से लोग समाज में हमारे आसपास के लोग हैं, वो एक उनकी विशेष जातियों की कुछ विशेष गालियाँ भी होती हैं और त्यौहार वगैरह तो होते ही हैं बच्चों, तो इन सब चीज़ों से पता लग जाता है। आप समझदार हो, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। और क्या है बच्चों, निरक्षर विवाहिता लड़कियों का संयुक्त परिवार में अधिक शोषण होता है। लेकिन बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं, वैसे मोस्टली देखा जाए तो होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे जब कोई महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं है, विवाहित है, तो उसकी बहुत सारी लोगों की प्रॉपर्टी पे नज़र होती है, क्यों ना इसका शोषण किया जाए। प्रॉपर्टी के साथ साथ हर मानसिक शारीरिक कैसा भी शोषण हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी जागरूक होगी तो क्या बच्चों, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो कंप्लेंट भी कर सकती है बच्चों, कंप्लेंट वगैरह उसकी सुनवाई भी हो सकती है, चाहे वो महिला है वो चली जाए, चाहे पुलिस थाने। आजकल तो तुम देख रहे हो बच्चों, आजकल अलग अलग से महिला थाने भी बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं भाई? आजकल के को एजुकेशन के साथ साथ अलग से सेपरेट महाविद्यालय विद्यालय बताएं जो गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी रिसर्च की ज़रूरत हो, मतलब रिसर्च हो सकती है, ज़रूरत भी है आज के ज़माने में। आखिर ऐसी कौन कौन सी हैं? तुमने देखा है कभी कभी रिजल्ट आता है तो कहते हैं लड़कियों ने बाजी मारी। आखिर लड़कियों को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? तो भाई बच्चों इसके पीछे भी सामाजिक शोषण है, जो वही एक मतलब विषय वस्तु हो सकती है या एक रीज़न भी हो सकता है कि नहीं? तो इतनी भी बात आपने अच्छे से समझी होगी, तो ये है। लेकिन कुछ परिवार समझदार होते हैं और उनकी जो बहू आई है वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो सोचते हैं हमारा परिवार खुशहाल अच्छे से रहे, तो ज़रूरी तो नहीं है वो शोषण करें उस महिला का, उसको प्रमोट भी करते हैं। कभी कभी तुमने देखा हो बच्चों, कम उम्र में जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो क्या करते हैं, परिवार वाले भी पढ़ा लिखा लेते हैं उनको और बराबर में आके, और कुछ लड़कियों की शादी कुछ लड़कियों की जॉब तो ससुराल में पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लग जाती है। कोई सरपंच बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई तो नेता भी बन जाता है। जैसे राबड़ी देवी का एग्जाम्पल लें हम बिहार में, वो तो बच्चों इतना पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वो कई बार बिहार की मुख्यमंत्री भी रही हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे भारतीय समाज। लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा रेयर केस में भी हो जाता है कि बिना पढ़े लोग भी मतलब आसमान छू रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्रिकेट के रूप में देखें, एक एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, मात्र 10th क्लास पास हैं, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, शोहरत है, पहचान है, सब लोग जानते हैं उनको। ऐसा कोई, महेंद्र सिंह धोनी का ही ले लो, बीकॉम में 4 बार, बीबीएम में 1-2 बार, कई बार फेल हुए हो, मतलब 12वीं के बाद वो एग्ज़ाम, ईशांत शर्मा जी हैं, वो 12वीं के एग्ज़ाम ही, जब भी कोई उनका एग्ज़ाम आता है तो वो कहीं किसी टूर पर खेल के वो होते। तो मैंने थोड़ा कोशिश की है कि छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। बहस और वार्तालाप बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है 4th, बहस वार्तालाप। कन्वर्सेशन बच्चों, तुमने देखा है आजकल तुम NDTV या किसी भी चैनल पर देखते हो, शाम के टाइम, मोस्टली शाम के टाइम 5 बजे के से लेकर 9 बजे तक क्या है, न्यूज़ चैनलों पर बहस और ये जो वार्तालाप चलता है, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर हो। मैं किसी विशेष मुद्दे की बात नहीं कर रहा बच्चों यहाँ, जैसे कि आजकल सुशांत केस चल रहा है, कंगना वाला वर्सेस महाराष्ट्र चल रहा है, पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारे GDP को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं राजनीतिक स्थिरता, कहीं चुनाव, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इससे भी हमारे पास एक मैटर निकल के आता है कि हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मीडिया की बात करें, मान लो प्रिंट मीडिया तो बच्चों चलता ही है जो कुछ भी है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो देख रहा हो जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है न्यूज़ चैनल का,
बात को रखने का, तुमने देखा है बहुत सारे चैनल हैं चीखते चिल्लाते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये समाज के मतलब मीडिया का मतलब बोलने की आज़ादी है सब चीज़ें, तो इसका मतलब ये तो नहीं, एक तरीका वे और प्रेजेंटेशन नहीं है। इस पर भी अच्छा से हम अध्ययन कर सकते हैं सामाजिक रूप से। समाज, क्योंकि मीडिया क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को प्रतिबिंबित कर रही हैं। मीडिया क्या है, एक आधार बन गया है। हम भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो क्या मीडिया में ऐड देख देख के करते हैं कि इस चीज़ नंबर 1 है, ब्रांड है, ये है, सब कुछ है। तो क्या है, हमें भी अपनी सोच का लेवल और मीडिया के गिरते स्तर पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बहस और वार्तालाप के बीच संयोगिक रैंडमली जो अवलोकन है, व्यक्ति के रूप में जीवन पर घटनाएं जो हो रही हैं उन प्रकरणों पर भी प्रकाश डाला जाता है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले एक चैनल पर कार्यक्रम आता है बच्चों NDTV पर हम लोग, तो उस पर क्या है, उस पर मैंने एक डिबेट सुनी थी। वो क्या थी बच्चों, ऑनर किलिंग के बारे में थी बच्चों। ऑनर किलिंग का मतलब है जब कोई लड़का और लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं तो उनके परिवार वाले उनको ना तो समझने की कोशिश करते हैं और क्या है, उनको ऑन द स्पॉट मार देते हैं। इस केस में या तो मोस्टली लड़की वाले समाज और प्रतिष्ठितता की वजह से उनको लगता है कि हम इसने भागकर हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, तो हमारे जो स्वाभिमान को क्या ठेस पहुंची, हमारी बदनामी हुई है समाज में। उस आवेश में आकर, संवेग में आकर क्या करते हैं बच्चों, और लड़का लड़की को क्या है मार देते हैं, या कभी लड़की को तो बचा लेते हैं, लड़के को मार देते हैं। तो ये क्या है, ऑनर किलिंग है। इस पर भी मतलब बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, और इसके यह कुछ जन जागरूक कार्यक्रम चलाकर लड़कियों के मम्मी पापा को भी जागरूक किया जाए कि भाई शादी ब्याह उसने सोच समझ के किया है, वो कहीं खुश है क्या है, ये सारी चीज़ें भी तो एक अच्छा पॉइंट मतलब बिंदु पर इस पर भी रिसर्च हो सकती है। तो बच्चों 5th है, लास्ट है बच्चों, क्योंकि क्या है वीडियो बड़ा हो रहा है। व्यक्तिगत अनुभव बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इसके आधार पर भी हमें स्रोत के रूप में कुछ मतलब मेन चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो जितना अनुसंधान करता जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होगा, तभी तो तुमने देखा है आजकल पढ़ाने के लिए भी क्या मांगा है, तुमने कितने साल से जॉब कर रहे हो, अनुभव क्या है कि मैंने भी यहाँ इंटरव्यू दिया तो मेरे से पूछा गया था मतलब तुमने मतलब कहीं जॉब किया है, तो मैंने बताया यहाँ किया है, कितने साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है। अनुभवी व्यक्ति को क्या है, जो रिसर्च करने या कुछ भी काम, पढ़ाने का काम हो या रिसर्च का काम हो, उसमें आसानी तो होती है। ऐसे ही क्या है इसमें बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, वो अपने विचार भी रिसर्च में जोड़ सकता है। तो जैसे कि मान लो हम ये बोलें कि सर हमारे कोई गुरुजी हैं, उनसे हमें ये बोलें कि सर हम PhD करना चाहते हैं, टॉपिक के बारे में कोई सुझाव दीजिए। हम आखिर सर कौन कौन सा टॉपिक रखें जो बहुत रिलेवेंट हो आपके दृष्टिकोण, तो वो अच्छे से हमें से गाइड कर देंगे, बता देंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसा करो, कि जो हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें हैं, कुछ व्यवहार हैं जिनकी वास्तव में आज समाज को ज़रूरत है, तो वो सच के रूप में बता देंगे और हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और है इसमें बच्चों, एक छोटा सा अंतर्बोध। कभी कभी क्या होता है, अनुसंधानकर्ता अपने भीतर के अनुभवों को क्या है कुछ घटनाओं से जोड़ देता है। तुमने देखा हो, आप बुजुर्ग लोगों से कुछ सलाह वगैरह लो तो क्या कहते हैं, अरे बच्चों हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे यहाँ सब कुछ सही था, आजकल देखो बहुएं पर्दा नहीं करती हैं, जवान लड़ाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मतलब बुज़ुर्गों की कोई वैल्यू नहीं रही है, बहुएं अब सास हो गई हैं, ये पता नहीं क्या क्या चलता रहता है समाज में आए दिन। तो इन सब को लेकर भी क्या है बच्चों, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी व्यक्ति समाज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि साहब ऐसे ऐसे ये बस, तो वो सारे विचार क्या कभी कभी रिसर्च में भी वो रख देता है। तो बच्चों आज हमने आपको हाइपोथेसिस उपकल्पना के कुछ स्रोत बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझने आए होंगे और इसका आप लाभ उठाएं और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें हमारे वीडियो के माध्यम से, और साथ में जो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो रिसर्च से जुड़ी हुई पुस्तकें अवेलेबल हैं उनसे आप पढ़ के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। थैंक यू बच्चों।